अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से हमने अपनी बात का आगाज करना है। लाल बक्स एक टैक्स फाइलर है, उसने कुछ एसेट्स की डिस्पोजल की टैक्स ईयर 2024 के दौरान। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और 2001 के मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है या कैलकुलेट करना है। बच्चे कैलकुलेट किसे करना है? जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है टैक्स ईयर 2024 के लिए स्पेसिफाई करना है रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम, ये किस हेड ऑफ इनकम के अंडर टैक्सेबल होगी। और इसके साथ साथ आपने वजह भी बयान करनी है उस गेन या लॉस की जिसको आपने इग्नोर कर दिया, जिसको आपने कंसीडर नहीं किया कैलकुलेशन के दौरान, अगर कोई हुआ तो। कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी टैक्स ईयर 2024 के लिए उन डिस्पोजल्स के लिए जो एनटीआर में नहीं फॉल करेंगी, या वो एफटीआर में चले जाएं या सेपरेट ब्लॉक। अब आपको पता है डिस्पोजल में कौन सी एफटीआर की है वो तो आपको अंदाजा है, और कौन सी सेपरेट ब्लॉक की है वो भी आपको पता। ये मैं हो सकता है एफटीआर का वर्ड कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैंने बात समझाने के लिए कि अगर एनटीआर नहीं है तो फिर दो ही ऑप्शन हमारे पास बचती है। इसके साथ ही साथ बी पॉइंट में आपने रीजन बतानी है अपनी ट्रीटमेंट की डिस्पोजल के लिए किसी स्पेसिफिक कह रहे हैं पैकेजिंग मशीन के लिए, जो कि ए पॉइंट में आपने अबव कैलकुलेट भी की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1 अप्रैल 2024 को उसने एक पैकेजिंग मशीन, इसी का पूछा हुआ था ना, पैकेजिंग मशीन 4 रुपीज 900,000 की बेची है। कितने की बेची है? 9 लाख रुपए। मशीन को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है मिडल ईस्ट में। एक्सपोर्ट कहां किया जाता है? मिडल ईस्ट में। एक्सपोर्ट जो होती है वो है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम। एक्सपोर्ट पे टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम होता है, एफटीआर। ये बात याद रखिए, एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स है? एफटीआर। अगर एक्सपोर्ट पे एफटीआर है तो मुझे बताइएगा एफटीआर के लिए हमने एक उसूल पढ़ा हुआ है कि कोई भी डिडक्शन एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट अलाउ नहीं। ये बात क्लियर हो गई? कोई भी डिडक्शन एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट अलाउ नहीं होगी। द मशीन वॉज परचेज 1 जनवरी 2023 को स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस। मशीन को कितने में खरीदा गया था? 7,92,000 रुपए। बुक वैल्यू मशीन की एट द टाइम ऑफ सेल कितनी है? 696,220 की। लाल बक्स डिक्लेयर ऑल एक्सपोर्टेड प्रोसीड्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। देखिए खुद बता दिया कि लाल टैक्स जो लाल बक्स है उस तमाम एक्सपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स को टैक्सेबल किया जाएगा अंडर एफटीआर, और एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसका मतलब है इसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी इस मशीन की वो इनएडमिसिबल है। जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो उसकी बुक वैल्यू में दोबारा एड बैक हो जाएगी, तो एड बैक होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल क्या बन जाएगी? कॉस्ट ही बन जाएगी। तो अब मैं इसका गेन कैलकुलेट करने वाला हूं। सबसे पहले नाम लिखा लाल बक्स। कंप्यूटेशन किसकी करने वाले? क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे। कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स ईयर क्या है बच्चे? 2024। अमाउंट कितनी है बच्चे? रुपीज इन रुपीज में ही है जी बच्चे। सबसे पहले हम गेन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको पता है मशीन की डिस्पोजल का गेन बिजनेस के हेड में आएगा ना, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस। Gain on disposal of packaging machine जी बच्चे। कंसीडरेशन received। कंसीडरेशन बच्चे कितनी रिसीव हुई है? 900,000। लेस करना है बच्चे कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट को हमें लेस करना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि इसकी कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। तो अमाउंट कितनी बच्चे कंसीडर होगी? कितनी इसकी कॉस्ट थी जब इसको खरीदा गया? ये बुक वैल्यू है जो इस पे मैंने टिक किया। इसकी कॉस्ट क्या है? 792,000। 792,000 ये इसमें से माइनस कर। अब आप मुझे बताइएगा गेन की अमाउंट 108,000। 1,08,000 बताया बच्चे आपने। मैं ये बात समझा पाया हूं आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? नेक्स्ट, ये पॉइंट तो बच्चे हमने सॉल्व कर दिया। 14 फरवरी 2024 को उसने एक्सपोर्ट किया कटिंग मशीन को टू यूएई अगेंस्ट प्रोसीड 35 लाख रुपए। हमने ये बात पढ़ रखी हुई है कि अगर किसी मशीन को हम इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कर दें, याद है ना, तो उसकी कॉस्ट ही कंसीडरेशन रिसीव्ड बन जाती। तो हम ये सेल प्रोसीड तो अब कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें उसकी कॉस्ट, याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि अगर किसी मशीन को हम यूज करके बैरूने मुमालिक को एक्सपोर्ट कर दें, उसकी कॉस्ट ही उसकी कंसीडरेशन रिसीव बन जाती है। याद आ गई बात? द मशीन वॉज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सोल्ड डोमेस्टिकली, यूज हुआ और फिर उसके बाद बैरूने मुमालिक को एक्सपोर्ट कर दिया गया। कॉस्ट और उसकी टैक्स डब्ल्यूडीवी, उसकी कॉस्ट कितनी है? 22 लाख और टैक्स डब्ल्यूडीवी कितनी है? 9,50,000। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ और ये क्या की जा रही है? एक्सपोर्ट की जा रही है। बच्चे सबसे पहले कंसीडरेशन रिसीव्ड, मुझे बता सकते हैं कंसीडरेशन रिसीव्ड की वैल्यू कितनी है? 22 लाख। शाबाश, अब आपको समझ आ गई। मैं एक दफा से दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी मशीन को हम इस्तेमाल करके बैरूने मुमालिक को एक्सपोर्ट कर दें तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कंसीडरेशन रिसीव्ड बन जाएगी और इसका गेन मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होगा? शाबाश, एक्सीलेंट, टैक्स डेप्रिसिएशन के इक्वल होगा।
और इसमें से हमें माइनस करना है टैक्स WDV। टैक्स WDV की अमाउंट कितनी है बच्चे? 950,000 बता रहे हैं ना बच्चे आप लोग मुझे। इसमें से डिडक्ट कर दें बच्चे, रिमेनिंग बैलेंस 1250,000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? समझ आ गई बच्चे बात? नेक्स्ट, ये पॉइंट भी बच्चे हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड वन पॉइंट, 30 जून 2024 को उसने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया 17,25,000 रुपए का पूरा लमसम फॉर पेमेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन बाय फायर ऑफ 2 एंटीक है बच्चे, एंटीक आपको पता है मूवेबल पर्सनल एसेट 38 सबसेक्शन 5 किस हेड में क्लासिफाई करेंगे? कैपिटल गेन के लिए। एंटीक है बिजनेस पर्पस के लिए तो ऐसे यूज नहीं होगा। हाँ, या तो इन्वेंट्री होगी। ठीक हो गया जी बच्चे। और ये कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। इसके लिए हमने एक और उसूल भी पढ़ रखा होगा, अगर इसमें गेन हुआ तो वो टैक्सेबल होगा, बट लॉस इज नॉट। अब ये याद रखना। अब यहां पे कह रहे 2 एंटीक्स और नुकसान भी हुआ होगा। अगर नुकसान हो जाए तो जितना भी हमें इंडेमनिफिकेशन चार्जेस रिसीव हो जाते हैं प्लस उसकी अगर कोई फर्दर स्क्रैप वैल्यू भी हो तो वो उसकी कंसीडरेशन रिसीव कहलाती। एग्री? मंगोलियन वेस्ट था, वेस्ट 1 एक ये है और दूसरा है बच्चे 9,25,000 रुपए का ये कब जुलाई 2023 को खरीदा, और दूसरा वेस्ट 2 15 जुलाई 2023 को 8,20,000। ये दोनों कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है और ये फिगर भी उसकी कॉस्ट। एट द टाइम ऑफ फायर, आग लगने के टाइम पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2 की 9,75,000 और 9 लाख रुपया थी रिस्पेक्टिवली। अब प्रॉब्लम ये है, हमें तो उसने कंसीडरेशन रिसीव टोटल बता दी है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अपोर्शन करेंगे। याद आ गया? ये हमने बात पढ़ी थी। हमने कहा था अगर हम डिस्पोज ऑफ करें एक से ज्यादा एसेट को एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो फिर हमें कंसीडरेशन रिसीव को ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस पे अपोर्शन करना होगा। स्पेशलाइज केसेस पढ़े, याद आ गई? और इसकी एग्जांपल भी सॉल्व की थी। अब करते हैं जरा इसकी वर्किंग। पहले मैं इसकी वर्किंग करने वाला हूं। बताइएगा बच्चे फेयर वैल्यू। जी बच्चे, फर्स्ट वन की फेयर वैल्यू है 975 और 975,000 और सेकेंड वन की 900,000। तो ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 18,75,000। अब अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मुझे परसेंटेज बता सकते हैं इसकी कितनी बन रही है? 975,000 डिवाइडेड बाय 18,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी 52% बन रही है। नहीं मुझे नहीं, अच्छा 52% ठीक है, और इसकी 48%। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बात क्लियर हो गई? अब हमें मुश्किल नहीं होगी, अब हमें आसानी से काम कर लेंगे। कैसे वो देखिएगा। अब अगर मैं वर्किंग करूं कंसीडरेशन रिसीव्ड, मुझे बता सकते हैं कंसीडरेशन रिसीव टोटल कितना है? 1725,000 ये फिगर है ना।
अब इसकी परसेंटेज ले लें, 52% लें, 897 000 828 बताएं, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? इंशाल्लाह हो जाएगा ना बड़े आराम से, इंशाल्लाह। अब इसमें से हमें लेस करनी है कॉस्ट, और कॉस्ट की फिगर उसने हमें बता रखी हुई है। एक की कॉस्ट है 925 और दूसरी की 8,20,000, 925,000 माइनस करें और इसकी फिगर है 8,20,000। 28,000 का फायदा है नुकसान है? नुकसान है, ये लॉस हो गया। और यहां पे गेन आ गया, 8,000 रुपए का गेन है बच्चे। अब ये बात हमारी यहां पे मुकम्मल हो गई। अब आपको यहां पे नोट लिखना है, आपने बताना है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एंटीक इज नॉट टैक्स एडजस्टेबल। अब गेन सिर्फ हमें कौन सा कंसीडर करना है? अब नेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो बच्चे ये हेड कौन सा है? एक्सीलेंट। उसने बोला था ना अपने रिस्पेक्टिव हेड में लिखिएगा, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एंटीक, और ये वर्किंग नंबर 2 है हमारी। अच्छा बच्चे, अमाउंट है 800 8,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझा पाए हो? नेक्स्ट, ही सोल्ड अ ग्रे पैरेट फॉर ₹300,000। उसने 3 लाख रुपए का ग्रे पैरेट बेचा। अब अगर ये तो ग्रे पैरेट का काम करता है, खरीदता है, बेचता है, ये तो इन्वेंट्री है, फिर तो गेन है, बिजनेस के अंडर टैक्सेबल होगा। बट अगर उसका अपना पर्सनल एसेट है तो फिर डेफिनेशन है पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होता और उसका गेन भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक हो गया जी बच्चे, पढ़ लेते हैं। ग्रे पैरेट वॉज परचेज 1 जुलाई 2022 2,25,000 रुपए का, और ये किसके लिए रखा हुआ है? बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए। ये पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसका गेन तो टैक्सेबल है ही नहीं। ठीक हो गया, तो इसका हम नोट लिख देंगे। ये अगेन सेकंड वन नोट आ गया हमारा, N2 ग्रे पैरेट is not a capital asset as it is movable personal property या asset। Therefore, its gain is not taxable। इसी वजह से इसका गेन टैक्सेबल नहीं होगा। बताएं, कोई मुश्किल बात तो नहीं? उसने कहा था अगर किसी को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या करना है उसका? इरशाद साहब, नोट शामिल करना। ये बात भी हो चुकी। अब लास्ट वन, एक पॉइंट रह गया। 1 मई 2024 को उसने 6,000 शेयर्स बेचे। किस हेड की बात कर रहा? एक्सीलेंट। कौन सा गेन है? इन गार्लिक लिमिटेड। कितने रुपए में? 70 पर शेयर के हिसाब से। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कितने परसेंट है? 0.5 ऑफ द सेल प्रोसीड।
जीएल अनलिस्टेड कंपनी है, 52% शेयर्स टर्किश गवर्नमेंट के पास है। बताएं, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, हमने कहा था 3 पॉइंट्स इसके लिहाज से पढ़े थे। हमने कहा था अगर एक कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, फिर दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, फिर तीसरा एक फॉरेन कंपनी के कंट्रोल में हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ओन करती है, तो अब ये तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर गया। अच्छा, अब चूंकि चाहे लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो सेक्शन 37 और 37A 37, तो अब आप देखो खुद से कितने आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये कौन सा सेक्शन हुआ? अंडर सेक्शन 37A। जब तक फुल लेंथ पेपर नहीं ना सॉल्व करोगे तो समझ नहीं आएगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब पता चल रहा है ना चीजों का, इंशाल्लाह। जी बच्चे, लाल बक्स ने रिसीव किए कितने शेयर्स? 15,000 शेयर्स जीएल में 1 जुलाई 2020 में गिफ्ट के तौर पे। और गिफ्ट किससे मिल रहा है? फ्रेंड से। फ्रेंड रिश्तेदार था? नहीं, तो रिश्तेदार के लिए तो एक्सेप्शन थी कि जी उसके लिए गेन कैलकुलेट नहीं करना, इसका मतलब फ्रेंड के लिए तो गेन कैलकुलेट हुआ होगा। अच्छा, अब गेन के टाइम पे हु हैड परचेज दिस शेयर, उसके जो फ्रेंड थे उसने कितने के शेयर्स खरीदे थे? और जिस टाइम पे उसने गिफ्ट दिया फ्रेंड ने, उस वक्त उन शेयर्स की फेयर वैल्यू फ्रेंड के लिए कंसीडरेशन बन गई थी। फ्रेंड के लिए क्या बन चुकी हुई है? कंसीडरेशन। तो अब हम जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो तो वही कंसीडर करेंगे ना जो कंसीडरेशन बन चुकी हुई। गेन के ऊपर दो दफा तो नहीं गेन कैलकुलेट करेंगे। तो फेयर वैल्यू शेयर्स के एट द टाइम ऑफ गिफ्ट कितनी है? तो फिर ये क्या बन जाएगी बच्चे? कॉस्ट। ये बेसिकली कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? डीम्ड कॉस्ट। एक्सीलेंट। क्योंकि फ्रेंड को इतनी कॉस्ट पड़ गई, 3 रुपए का टैक्स भी और 45 रुपए उसने खरीदे हुए। हाँ, अगर ये रिश्तेदार होता तो फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, क्योंकि उसके लिए तो फर्दर 3 रुपए का मजीद टैक्स उसको इंकर करना ही नहीं पड़ा, देना ही नहीं पड़ा। फिर हमने किसको बेस बनाना था? 45 ट्रांसफर के लिए ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे तो उसको टैक्स इंपोज करना पड़ गया, देना पड़ गया, तो अब वैल्यू 45 कंसीडर नहीं होगी। अब वैल्यू कितनी कंसीडर हो जाएगी? 48। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, शाहजेब साहब गौर से सुनिएगा। ओरिजिनल ट्रांसफर ने जितनी कॉस्ट एक्चुअल इंकर की हुई होती है वो रेसिपिएंट के लिए डीम्ड कॉस्ट कहलाती है। अब अगर इसे टैक्स ना देना पड़ता नॉन रिकॉग्निशन रूल के मुताबिक तो 45 थी, बट इसे तो टैक्स देना पड़ गया। और टैक्स देते हुए इसके लिए कंसीडरेशन कितनी बड़ी? फ्रेंड के लिए 48। तो फ्रेंड के लिए कॉस्ट क्या हो गई? 48, ना के 45। तो 48 के अकॉर्डिंगली हम इसको अपनी डीम्ड कॉस्ट मानेंगे। यही सवाल पूछना चाह रहे थे ना? अब समझ आ गई बात? समझा पाए हूं? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, हेड कौन सा है? कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम बिजनेस? हमने कहा था चाहे आपका शेयर्स का कारोबारी क्यों ना हो फिर भी ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। याद है ना मेरी बातें? जी बच्चे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, और ये कौन सा? अंडर सेक्शन। और 37A का मतलब क्या हुआ? सेपरेट। और कहा था ना सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी कैलकुलेट करके देना। बताइएगा सबसे पहले कंसीडरेशन रिसीव्ड कितने रुपए में बेचा? देखिएगा कितने रुपए में बेचे हैं शेयर्स? 70 के अकॉर्डिंगली। 70 के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स हैं? 6000 शेयर्स हैं। ऐसा ही है? बता दीजिएगा। 4,20,000। अच्छा बच्चे, अब इसमें से लेस करनी है कॉस्ट।
तो कितने से मल्टीप्लाई बाय और इसमें से इंसिडेंटल कॉस्ट भी माइनस करें, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, और बचे हैं वो 4,20,000, उसका कितने परसेंट, 0.2100 और ये बचे टैक्सेबल है सेपरेट ब्लॉक ऑफ, और एग्जामिनर ने कहा था जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो उसकी टैक्स लायबिलिटी भी समझा पाए हो बच्चे। तो बच्चे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, जरा करें टैक्स लायबिलिटी। कोशिश कीजिएगा ये वर्किंग सबसे एंड पे है, पहले रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाए। तो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्पेस मैंने कम रखी थी। तो अब आपने मुझे बताना है 129900 मल्टीप्लाई बाय, अब आप मुझे बताइएगा खरीदे कब थे, मई 2024 में, बेचे कब है, अच्छा बेचे तब है, और फ्रेंड से मिले कब थे, जुलाई 2020। तो बच्चे अब देख लें पीरियड जो हो गया हुआ मेंशन किया हुआ है, अपनी बुक ओपन करो, कैपिटल गेन 12.5% रेट अप्लाई होना है। क्या अमाउंट है, क्या जी, 30 जून 2022 के बाद अगर शेयर्स खरीदे हैं तो फिर 15%, लेकिन अगर उससे पहले शेयर्स खरीदे थे तो फिर कितना रेट होगा, 12.5%। समझ आ गई बात? डेट देख लो, कंफर्म कर लो, मैं आपसे तभी कंफर्म करवा रहा हूं। शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है, 1 जुलाई 2023, या इसको कहते हैं 30 जून या 30 जून से पहले अगर खरीदे तो फिर 12.5%, लेकिन अगर उसके बाद है तो 15%। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा नोट लिख लेंगे जो मैंने एक्सपोर्ट का केस बताया था जी बच्चे। ये क्वेश्चन भी हमारा फुल लेंथ सॉल्व हो गया। फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि अगर किसी हेड ऑफ इनकम, कोई भी हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल हो एज एफटीआर, जैसे यहां पे है वो टैक्सेबल है एज फाइनल टैक्स रिजीम, तो फाइनल टैक्स रिजीम की नेचर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी खर्चा एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस नहीं बन सकता। तो जब नहीं बनेगा, डिस्पोजल के टाइम पे हमने पढ़ा था वो डेप्रिसिएशन जो इनएडमिसिबल होगी वो एड बैक हो जाएगी। तो ये तो डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं हुई, तो जब डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुई तो फिर टैक्स डब्ल्यूडीवी उसकी बेसिकली कॉस्ट ही बन गई। तो हमने फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ वो वाली माइनस होती है जो टैक्स एडमिसिबल हो। तो फिर इसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा, हमें ग्रॉस प्रोसीड्स इसमें से माइनस करनी है कॉस्ट के। ठीक हो गया जी बच्चे? ये बात लिख लेंगे ना बच्चे? एग्जामिनर कमेंट्स भी मैं आपके साथ पढ़ देता हूं इसको। अब देखिएगा बच्चे, जब कैलकुलेट कर रहे थे गेन डिस्पोजल ऑफ पैकेजिंग मशीन का बच्चे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उन्होंने अकाउंट फॉर कर लिया, जबकि अकाउंट फॉर नहीं करना। अगरचे अल्दो इट वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन में बताया भी गया था कि मशीन को एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, फिर भी बच्चों ने गलती की। अब तो नहीं करेंगे। जब कैलकुलेट कर रहे थे गेन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कटिंग मशीन, कंसीडरेशन रिसीव वाज नॉट रिकॉर्डेड एज इक्वल टू द मशीन कॉस्ट। समझ आई गलती क्या की?
मशीन की एक्चुअल कॉस्ट ही उसकी कंसीडरेशन रसीद बन जाएगी अगर आप उसको इस्तेमाल करके बैरून मुमालिक को एक्सपोर्ट कर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वेसल्स इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम वाज कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन रसीद। जब नुकसान हो जाए तो फिर कंसीडरेशन किसको मानते हैं? इंश्योरेंस क्लेम को, ना कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो बच्चों ने ये गलती कर दी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ग्रे पैरेट वाज सब्जेक्ट टू टैक्स बना दिया, जबकि वो तो क्या है? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता। सबसे लास्ट पे जब कैलकुलेट कर रहे थे गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन जीएल 45 इंस्टेड ऑफ 48 वाज कंसीडर्ड। कॉस्ट को कितना मान लिया, जबकि कितना कंसीडर करना था? अब समझ आ गई बच्चे बात? तो ये बेसिक से है। हमने नॉन रिकॉग्निशन रूल पढ़ा हुआ है, 4 केसेस पढ़े हुए हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम गेन कैलकुलेट नहीं करते कैपिटल की एसेट्स के अगेंस्ट। अगर गिफ्ट दिया जाए, लेकिन गिफ्ट के लिए कंडीशन ये है कि वो रिलेटिव होना चाहिए, वहां पे हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई। कौन गिफ्ट दे? रिलेटिव। और वहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन बी प्रॉपर गिवन है। अब यहां पे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। अच्छा, अब जिस टाइम पे फ्रेंड ने गिफ्ट किया लाल बक्स को, फ्रेंड ने गिफ्ट किया लाल, ये नाम जी। अच्छा, अब जब गिफ्ट किया, इसमें ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए जितनी कॉस्ट होती है वो जब ये डिस्पोज ऑफ करेगा, इसके लिए बन जाएगी डीम्ड कॉस्ट। लेकिन जब इसने डिस्पोज ऑफ किया और अगर इस पर टैक्स इंपोज हुआ ही नहीं, तो फिर फ्रेंड के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वही डीम्ड कॉस्ट कहलाती है लाल बक्स के लिए। बट जब इसने डिस्पोज ऑफ किया था तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आया, फिर इसको टैक्स देना पड़ गया। इसने एक्चुअली परचेज तो 45 का किया था और जो टैक्स देना पड़ा वो कंसीडरेशन रिसीव 3 रुपए के हिसाब से हो गई, फेयर वैल्यू हो गई। तो फिर इसके लिए डीम्ड कॉस्ट कितनी बन गई? 48। ठीक हो गया जी बच्चे? मैं समझता हूं अगर किसी बच्चे ने डीम्ड कॉस्ट 45 भी बना लिया होता तो बी फेवर दी जा सकती थी उस रूल के मुताबिक। बहरहाल उसूल आपको समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स मेड देयर अंडर आपने कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम जवेद की टैक्स ईयर 2024 के लिए अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन है फुल लेंथ जो कि बहुत डिटेल्ड है। आज अगर मैं ये कर दूं और कल मैं फिर ये क्वेश्चन करवा के फिर अगले क्वेश्चन करवा दूंगा, इसमें कम टाइम लगेगा। कम टाइम के बाद इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकूं, वो फिर हमारी क्लास थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी। अगर परमिशन देते हैं ऐसा कर लूं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बिजनेस इनकम का फुल लेंथ क्वेश्चन है, बहुत रिवीजन लेवल क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, ये है वो क्वेश्चन, रिवीजन लेवल क्वेश्चन। अब आप लोगों ने इस सवाल की पहले रिक्वायरमेंट को समझना है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसके रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करें करेक्ट हेड ऑफ इनकम में टोटल इनकम, कौन कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, एनई की टैक्स ईयर 2024 के लिए। अब कुछ बातें इग्नोर करवा रहा है, कहता है मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर दो अंडर सेक्शन 113। वो आपने पढ़ा था ना, अगर टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट
कम हो या टर्नओवर टैक्स से, ठीक हो गया ना, तो फिर हम इतना टैक्स पे करेंगे। शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, वो आपको याद होगा 1.5 टर्नओवर का, वो हमने कंसीडर यहाँ पे नहीं करना। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इस सवाल से। नफीस इंटरप्राइज सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं अपना टाइम सेव करते हुए इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा, साथ साथ एडजस्टमेंट करता चलूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप है। owned by Nafis is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. Following information has been extracted from NE's record for the tax year 2024. अच्छा बच्चे, सेल्स की फिगर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा बच्चे, सेल्स इंक्लूड एंड एडवांस, सेल्स में शामिल है 18,75,000 रुपए जो कि उसने रिसीव किए रिटेलर से इस्लामाबाद में फॉर द सेल ऑफ इंपैक्ट ड्राइवर्स, और एग्रीमेंट स्टिपुलेट दैट एनई विल डिलीवर द टूल इन जुलाई 2024 में, अगले साल करेगा। तो ये सेल होनी चाहिए, सेल तो है ही नहीं, है माइनस कर, इस पर टैक्स भी नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्टिंग 5,000 यूनिट, और कितनी कॉस्ट है उसकी, 19,700 रुपीज इन थाउजेंड्स में डेटा है यहाँ पे, ये देखिए। तो हमने वर्किंग करते हुए भी थाउजेंड्स में कंसीडर करना है। मार्केट प्राइस इन यूनिट्स की 30 जून 2024 को 3800 रुपया है पर यूनिट, और एस्टिमेटेड कॉस्ट है 300। अब आप मुझे बताएं, जब हम टैक्स की वर्किंग करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी को बेस बनाते हैं, तो इसका मतलब हमें इसकी एनआरवी कैलकुलेट करनी होगी। अगर एनआरवी की अमाउंट कॉस्ट से कम हुई तो उतनी अमाउंट से हमारा इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना बनता है, तो हमें करना होगा। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इनएडमिसिबल है, एड बैक कर दें। पेनल्टी बच्चे कितने की है, 90 फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, टैक्स आपने वक्त पे जमा नहीं करवाया और एफबीआर ने इंपोज किया, लॉ की वायलेशन हुई, एड बैक करें। एक्सपेंडिचर है 9,000 रुपए का जो कि इंकर किया डेवलपमेंट के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रीसीजन ड्रिल्स। अब मुझे बताएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल एसेट होता है, उस पर तो अमोर्टाइजेशन अलाउ, इस तो पूरा ही एक्सपेंस बना। अल्दो सॉफ्टवेयर अवेलेबल था यूज के लिए यकम में 2024 को, एनईसी ने डिसाइड किया कि वो अमोर्टाइजेशन शुरू करेगा सॉफ्टवेयर की यकम जुलाई 2024 को। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, जब वो अवेलेबल फॉर यूज में हो गया तो फिर हमें अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी। कितने दिनों की लेंगे, कैटेगोरिकली मेंशन किया होगा इसने, नंबर ऑफ, अच्छा लाइफ तो बताई नहीं, 25 साल अज्यूम करेंगे। याद आ गई बातें, जिसकी लाइफ गिवन ना हो उसकी लाइफ कितनी अज्यूम करनी है। कॉस्ट बच्चे कितनी है, 720। 2 रैम्स मैन्युफैक्चर के। अब आप मुझे बताइए, रैम एक मैक्सिमम अलाउ कितना होता है, 250। कितने बनाए, 2, तो मैक्सिमम कितना अलाउ होना है, 500। इससे ज्यादा तो रैम अलाउ नहीं होना, ठीक हो गया ना। फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है 825 जो शेड्यूल बैंक को पे किए लोन के तौर पे नफीस ने। रेनोवेशन ऑफ हिज इंसेस्ट्रल हाउस, अपना आबाई घर, बताएं बिजनेस पर्पस के लिए या पर्सनल है, पर्सनल है, तो पर्सनल एक्सपेंस एडमिसिबल है। हमने पढ़ा था होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, या हाँ शाबाश। अदर इनकम गेन आ गया 5,000 रुपए का फ्रॉम द सेल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड, लैंड की डिस्पोजल पे होने वाला गेन, कैपिटल गेन है ना। टू वन नफीस बिजनेस कुलीग फॉर ₹65 विच वॉज परचेज इन जुलाई 2021, जो कब परचेज किया गया, जुलाई 2021 में परचेज किया गया। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये कौन सी है बच्चे, कैपिटल गेन है, याद आ गया ना, कैपिटल गेन है। इसमें 3 कैटेगरी हमने बनाई थी। हमने बोला था ओपन प्लॉट,
फिर हमने बोला था कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फिर हमने बोला था फ्लैट। तो ये क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? लैंड। अनइम्प्रूव्ड लैंड बेसिकली ओपन प्लॉट है ना। सेल प्रोसीड 21-25 के उसने रिसीव किए 25,000 शेयर्स को बेच के लिस्टेड कंपनी के एनी ने परचेज किए थे ये शेयर्स कितने? 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ये 37 क्या? 37 एक है, 37 एक है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है ना। ये देखिए, चलिए शाबाश। इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस, ये स्पेकुलेशन है। ऊपर वाली कौन सी थी? नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन। लोन 180 रिसीव थ्रू अ बियरर चेक, बियरर चेक से रिसीव किया हुआ है। अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ या नाम पे नहीं है, पता ही नहीं चलेगा किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो। तो बताए इनकम फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन बचे कितनी बन रही है? 23,000 रुपए की। एडमिसिबल एक्सपेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड असेस्ड लॉसेस, ये ब्रॉड फॉरवर्ड असेस्ड लॉसेस की बात करने वाला। कहता है पिछले सालों के नॉन स्पेकुलेशन, आपने पढ़ा नॉन स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता, लेकिन स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के अगेंस्ट, नॉन स्पेकुलेशन का नॉन और स्पेकुलेशन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। गलती ना कीजिएगा, मैं गलती करूं तो मेरी सुधारा करें, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, तवज्जो से सुनिए। नॉन स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है और स्पेकुलेशन के अगेंस्ट। अब याद हो गई बात। और स्पेकुलेशन का सिर्फ स्पेकुलेशन गेन। और ये देखिएगा, ये बताया हुआ है, ये पाकिस्तान सोर्स। और हमने एक और बात भी पढ़ी हुई है, अगर पाकिस्तान का लॉस हुआ तो वो फॉरेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता, लेकिन फॉरेन का लॉस पाकिस्तान के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट। शाबाश। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 2023 की समझ आइए बात की। इसकी तरतीब हमने पढ़ी थी। हमने कहा था सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेन है, फिर उसके बाद करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे। अगर तो अमाउंट 10 मिलियन, टैक्सेबल इनकम की अमाउंट 10 मिलियन या उससे ज्यादा हुई, तो ये सिर्फ कितने % अलाउ होगा? इससे ज्यादा अलाउ। रूल समझ में आ गया? उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कौन सी कंपनी है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। और कब का है? ये तो 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 2020 का, 2021, 22, 23, ये तो लैप्स कर गया है, डेड हो गया है। अब तो ये कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, एडजस्ट हो ही नहीं सकता। समझ आ गई बात की? एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम का 6 साल, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का 3 साल। तो ये तो डेड हो चुका हुआ, लैप्स कर गया, अब तो ये हो ही नहीं सकता था एडजस्ट। तो है ना रिवीजन लेवल क्वेश्चन। करें जी इसको सॉल्व एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5, नाम है जी NE। हम किसकी कंप्यूटेशन करने वाले हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, देन टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद एंड टैक्स लायबिलिटी, और उसके बाद बचे टैक्स ईयर 2024, और डेटा हमारा सारे का सारा रुपीज इन, और हेड कौन सा है बच्चे? इनकम फ्रॉम। अभी पहला हेड है, उसके अलावा भी हेड आने हैं, तो मैं अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन शुरू करना है प्रॉफिट बिफोर
टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट कितनी है? 40,000। जी बच्चे, इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे किसको बच्चे? इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। और बच्चे हम डिडक्ट करेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेकिन याद रखिएगा, अब आपको वो टैक्स की डेप्रिसिएशन अभी आपने नहीं करनी एडजस्ट, वो सबसे एंड पे एडजस्ट होती है ना। अभी मैं फ्लो आपको बता भी देता हूं, सीक्वेंस अभी आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 40,000 लिख चुके। अब वन बाय वन। सबसे पहले सेल में एडवांस शामिल है। एडवांस तो सेल नहीं है हमारी, ये तो सेल्स टैक्स में पड़ा हुआ। सेल्स टैक्स के अंदर उसूल है क्या? एडवांस अगेंस्ट सेल एंड परचेज इज सब्जेक्ट टू सेल। वो सेल्स टैक्स क्या है? इनकम टैक्स का नहीं है। इनकम टैक्स की कहां से सेल हो गई? क्लियर हो गया ना जी शाहजेब साहब? तसल्ली है? क्लियर है ये बात? जी जी बच्चे, हम बात करने लगे हैं एडवांस रिसीट। एडवांस कितनी अमाउंट का है? 1875। एड बैक कर दिया। समझ आ गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छी एडजस्टमेंट। तो जरा हम इसकी वर्किंग करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसने इनकम बनाई हुई है ना, तो माइनस करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, तो मैंने गलती कर दी बच्चे, इंक्लूड है उसमें। एडवांस इनकम रिसीव की हुई है, कितनी है? 18। मैं माजरत खाऊं, ये गलती हो गई। ये ऊपर हम इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा बच्चे, अब जरा तवज्जो से देखिए। सबसे पहले तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेल प्रोसीड्स। एस्टिमेटेड है ना ये वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू बताइएगा। एक यूनिट कितने में बिक रहा है? 3800 पर यूनिट। मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा समझाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय यूनिट कितने हैं, या आप ये भी तो कह सकते हो एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर हमारे लिए वर्किंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसमें से माइनस करना होगा हमें पर यूनिट के लिए इंसिडेंटल एक्सपेंस कितने के इंकर करने पड़े? 300 के। अब मल्टीप्लाई करना है यूनिट के साथ। यूनिट कितने हैं बच्चे? 5000। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाँ, 17,500। अभी ये भी देख लेते हैं। अब अगर तो राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ी तो नीचे माइनस करना है फिर इसको। अच्छा, अब कॉस्ट की अमाउंट। कॉस्ट की अमाउंट कितनी है? 19700। करने की जरूरत पेश आ गई तो हमें माइनस करना है। मैं यहीं से अब कर दूं माइनस। कितनी अमाउंट है? 2200। ये माइनस। वर्किंग सबको समझ आई है? क्योंकि टैक्स वाला हमें इजाजत देता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर, तो इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना पड़ा। ये एडजस्टमेंट भी हो गई, इंपॉर्टेंट है।
अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंस, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है 20,000, ऐड करना है इसे, माइनस नहीं करना। ये भी हो गया बच्चे। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, पेनल्टी बच्चे कितने की है 95 की पेनल्टी है, एड बैक। ये भी हो गया बच्चे। उसके बाद एक्सपेंस 9,000 रुपए का डेवलप करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंकर किया। किसकी डेवलपमेंट हो रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट किसकी हुई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कितनी अमाउंट है 9,000, क्योंकि इस पे क्या अलाउ नहीं है, अभी मैं अमोर्टाइजेशन नहीं कैलकुलेट करूंगा, क्यों, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, पहले मुझे उनको एडजस्ट कर, उसका फ्लो आपको पहले ही पता है सारा। ये भी बच्चे हमने कर लिया। अच्छा बच्चे, उसके बाद कॉस्ट आ गई 720 की, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्स। रैम्स की कॉस्ट कितनी हुई 720, यहां से क्या कर दिया ऐड, क्योंकि माइनस हुआ पहले, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस 825 के, अपने घर को तामीर करने के लिए कर्जा लिया और उस पे पे करने पड़े, तो ये तो पर्सनल यूज के लिए। आठ सौ 820 है बच्चे, 825, ये भी हो गया जी बच्चे, ये भी हमने टिक कर लिया। अदर इनकम में गेन शामिल है 5,000 रुपए का, और अनइम्प्रूव्ड लैंड को बेच के टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कोलीग फॉर ₹6,500 विच वॉज परचेज इन जुलाई 2021। कितने का गेन है, ओ सॉरी माइनस करना है ना, गेन है। ये माइनस, ये भी हो गया जी बच्चे। उसके बाद बच्चे सेल प्रोसीड ऑफ ₹21,25 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 25,000 शेयर्स आर लिस्टेड कंपनी। अब ये अदर इनकम में शामिल है सेल प्रोसीड 21-25 के। ये भी बच्चे यहां से डिडक्ट कर दिए, ये भी एडजस्टमेंट होगी, ये भी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद फिर अदर इंफॉर्मेशन नॉट रिफ्लेक्टेड इन अबव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसमें ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में शामिल नहीं। यहां तक होगी बच्चे, बात मुकम्मल कर दीजिएगा जी बच्चे। टोटल पहले इसका टोटल कीजिएगा 40,000 ऐड करके यहां पे फिगर लिखे। एनआरवी की एडजस्टमेंट भी हमें नीचे करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया वो। कितना, इसमें से माइनस कीजिएगा ये 3 फिगर्स, 59,440। अच्छा बच्चे, अब इसमें से ये जरा तरतीब से देख लीजिएगा। बिजनेस इनकम को मुकम्मल कर देते हैं, बाकी बाद में कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहला काम ये कि इसमें से हमें पहले लेस करने हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बिजनेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस किसके बचे? बिजनेस। अब आप मुझे बताएं बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कौन से हैं? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 11,100। सबसे पहले तरतीब में हमें ये एडजस्ट करने 11,100 के। अब मुझे बताएं बाकी 48,340 अब हो गया। इसके बाद अगर बची इनकम तो फिर हमें पहले एडजस्ट करना है करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करनी है? करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है बताइए? हाँ ये है, ये माइनस करनी है बच्चे, तो वो माइनस कर दी 23,000। कितनी? ये हो गई। अब बच्चे हमें ये अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा है ना? हाँ, ये दो चीजें रह गई, वो इसमें शामिल नहीं है। कहता था ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें शामिल नहीं। इसका मतलब है दो चीजें और है, एक हमें अमोर्टाइजेशन भी कंसीडर करनी है, वो भी करंट ईयर की है, और साथ रैंप की डेप्रिसिएशन भी लेनी है, क्योंकि उसने बोला हुआ है, हम भूल गए ये बात कि ये चीजें ऊपर वाली शामिल नहीं। रैंप मैक्सिमम कितने तक का अलाउ है? एक रैंप। तो लैंप कितने हैं टोटल? तो कितनी अमाउंट हो गई? 500। ये तो बच्चे क्लियर है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन हमें कंसीडर करनी है। बताइएगा बच्चे उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी अमाउंट है? 9,000 रुपए इंकर किया है ना जी बच्चे। ये आपके सामने फिगर मौजूद है जी, समझ आ रही है? ये देखिए, ये 9,000 रुपए जिसकी जिंदगी का ना पता हो, मल्टीप्लाई। अच्छा, नंबर ऑफ डेज अब बताएं, मई 1 से 31 प्लस 30 61 डेज डिवाइडेड बाय 365 days in a year। 60.1 राउंड ऑफ कर दिया जी, 60 ले लिया। अब बता दीजिएगा 978 जी बच्चे, ये फिगर है। अब इसमें से हमने माइनस करनी है लेस ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, और इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, याद है ना? अच्छा, अब इसकी अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा है या नहीं है? तो ये मैक्सिमम कितनी अलाउ हो सकती है? 10% तक डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकती है ना? 50% तक। हाँ शाबाश, हमने अभी बोला था कितने परसेंट तक? 50%। तो बताएं कितनी अलाउ होगी? 122 12,000। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? तो ये मैं बता देता हूं, 24560 यहां तक हमने किया, 24560 इसका 50%। जी बच्चे, यहां तक हो गई। अब इंशाल्लाह इससे आगे वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।